सही तरह बता दो। नहीं, अगर आप चाहते हैं क्लास 11:15 करने तो हम 11:15 कर लेते हैं। अगर आप कोई और टाइम रखना चाहते हैं उस पर रख लेते हैं। सर रमजान की वजह से जो है ना वो 11:15 से 12 बजे तक टाइम कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। तो 12 बजे उनकी नेक्स्ट हेड ग्रुप के बच्चों की नेक्स्ट क्लास 12 बजे स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको क्लैश आ रहा है, इसलिए वो कह रहे थे कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। बेटे उसमें सही है, अगर 11:15 रखनी है क्लास तो हम 11:15 रख लेते हैं ना। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम 11:15 रख लेते हैं। अगर आप समझते हैं यही टाइम ठीक है तो रिकॉर्डिंग भी 12 अवेलेबल होती है। तो अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि रेगुलरली कोई तकरीबन 30 से 35 के करीब स्टूडेंट्स हैं ना, वो रेगुलरली आते हैं। तो अगर उनका भी, ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि टाइम चेंज करके 11:15 रख देना चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास 11:15 कर लेंगे। सर ये अब हमारी जो आप यार है उसका भी जो है ना क्लास, उसी ने मुझे कहा कि उसका माइक इशू है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 12 बजे उनकी एड ड्रॉप की क्लास होती है, तो काइंडली 11:15 ही रख ले। ठीक है बेटे, 11:15 कर लेते हैं इसको। अगर इसमें 11:15 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, 11:15 आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेकिन ये क्लास तो चलेगी अब 11:15, फिर नेक्स्ट टाइम से होगा। ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है, अगली क्लास पे टाइम 11:15 कर लेंगे रमजान के अंदर। एनीथिंग एल्स? सर पेपर के हवाले से नो जरा सर। बता। जी, पेपर के हवाले से क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पूछें। सर एमसीक्यूज आने हैं कि एमसीक्यूज आने? बस जी, और इसके अलावा? नो सर। एमसीक्यूज आएंगे जी। सर कितने एमसीक्यूज होंगे? वो अभी मैंने डिसाइड करना है, मैंने अभी पेपर बनाना है तो मैं देख लूंगा, लेकिन एमसीक्यूज होंगे। और वो ये इतने एससीबी पर एमसीक्यूज होंगे। ये वैसे यार मैं सोच रहा हूँ कि एससीबी पे जाएं या हम गूगल फॉर्म पे कर लें, इस पे जरा मुझे बताएं आप। सर एससीबी गूगल पे फॉर्म लोग, कर लिया, एससीपी पे पीछे से मीट ऑफ हो जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं होता। एससीबी के ना वो इश्यूज आते हैं और फिर वो रीसेट वगैरह और वो, यानी उसके प्रॉब्लम्स हैं एससीबी के ना। ऑल्दो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सो अब मैं इसमें डिवाइडेड हूँ, यानी मेरी जो सोच है वो डिवाइडेड है कि हमें एससीबी पे जाना चाहिए या हमें गूगल फॉर्म पे जाना चाहिए। सो सर आई डोंट गूगल नो, फॉर्म। गूगल फॉर्म सर सही है? गूगल फॉर्म कर ले। सर गूगल फॉर्म ठीक है। चलें चलें, बहरहाल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह, जो भी सूरत हाल होगी। आप रेडी रहें, मैं उस पर मज़ीद वर्किंग करता हूँ, सोचता हूँ कि उसको गूगल फॉर्म पे लेके जाएं या, तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, ग्रेट। एनीथिंग एल्स? नो? ओके, so let's see question number 6 for now, and let's compare it with let's compare the two functions and see how they work. One function is so let me call this as f of n. That is basically 2 raised to the power log of n to the base 1.3. Yes? And the other function I guess is n raised to the power 1.4. Yes, these are two functions, and we want to compare them both. So there are multiple ways to get an asymptotic comparison. One way is to apply the limit, and that is very fundamental and very powerful way. So I will go in that case, but before moving towards
this ratio test in limit. Let's simplify this f of n because it can be simplified. आपको आवाज आ रही है मेरी सारे लोगों को? Yes, sir. जी सर। ओके सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी हम एक दो दफ़ा इस किस्म की सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं। ये n और 2 ये आपस में स्वैपेबल हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ n रेज टू द पावर log of 2 to the base 1.3 और log of 2 to the base 1.3 बेसिकली 1.3 की मैं क्या पावर लूँ कि 2 आ जाए। व्हाट इज दैट वैल्यू? ये आप शायद निकाल सकते हैं। आपके पास किसी के पास कैलकुलेटर है? इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं Sir, 2.6 something. log of 2 divided by log of 1.3 of any base, that is also equal to log of 2 to the base 1.3 अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहें। So let me use a calculator here. Just in this particular case, let me use a calculator to come up with the results. Maybe I have log is not there. Maybe I should choose standard scientific, I guess. Now I have a log function. So I take log. Oh, okay. I take 2 log divided by 1.3 log, and that value is 2.64. Okay, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. So this is 2.64. So let's just plug that in. So that means this f of n function, f of n, this eventually becomes n raised to the power 2.64, and now g of n now this function g of n, it remains actually n raised to the power 1.4. Now clearly if you apply a limit test, you will see that f of n indeed is bigger. Should I apply a limit test or is that okay? Sir, कर दें apply. Okay, मैं कर देता हूँ. So let me apply the limit test. Let me actually see f of n over g of n with the limit n tends to infinity. So that actually brings n raised to the power 2.64 divided by n raised to the power 1.4 with limit n tends to infinity. So now if you see this the numerator, I can write this as limit n tends to infinity n raised to the power 1.4 into n raised to the power, what should I write here so that it become, I guess, 1.60? No, it is like 1 point, I guess. Let's see, maybe this becomes, I guess, 1.22.
24. 1.24. Divided by n raised to the power 1.4. And the reason here is n raised to the power of 1.4, or you can write it 1.40 if you want it more readable. 1.40 and 1.24, when they add up, they give 2.64. Yes? जी सर। Yes. जी सर। So that means what we can do, we can just cancel this thing with this one, and we then have limit n tends to infinity, n raised to the power of 1.24, which actually tends to infinity as n tends to infinity. Okay? Yes? Yes, sir. So this means f of n is asymptotically larger than g of n, which means g of n is actually little o of f of n. That's the result. Is that okay? Yes, sir. So that's a comparison. Obviously, if some student end up writing big O of f of n, this is not wrong. This is not wrong, but this is more specific. This is not wrong. अगर आप बिग ओ की फॉर्म में भी लिख देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन लिटिल ओ जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है कि ये स्ट्रिक्टली बड़ा है, इसमें इक्वालिटी के चांसेस नहीं है. सही है? यस? Yes, sir. ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आता हूँ, उसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास 0.5 रेज टू द पावर i और दूसरा है log n to the base 5. So इसको देख लेते हैं. That is actually much more easier than question number 6, but let me show you how. So we have one function f of n, which is summation. I varies from, I guess, 0 to something or 1 to something. That is 0 to n. So I varies from 0 to n, 0.5 raised to the power I. That's function fn. And function gn is basically log of n to the base 5. Okay? And we want to compare both of the functions. If you just see the function on top, which is f of n, that can be rewritten as I varies from 0 to n, 1 over 2 raised to the power I. Yes? Yes, sir. जी सर। Which actually is less or equal to, if I just expand it from 0 to infinity, if I have infinite terms. Okay? Yes? जी सर। Okay. So when n is infinity, or this is actually a geometric series, and you know the exact sum of geometric series is 1 over 1 minus r, which in this case becomes 2. So f of n is less or equal to 2. So सर it's ये like सीरीज वाली बात दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये सीरीज कैसे ये बनी है? ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आप गौर से देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर हम यहाँ पे देखें i varies from 0 to n, इस फॉर्म में देखें 1 over 2 raised to the power I
what it essentially is 1 over 2 raised to the power 0 plus 1 over 2 raised to the power 1 plus 1 over 2 raised to the power 2 plus so on 1 over 2 raised to the power n. That's the series. If you see, हर पिछली टर्म के साथ अगर मैं 1 over 2 मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट टर्म अचीव हो जाती है. यस यस सर. इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसकी जो रेशियो है जो कॉमन है हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान वो है 1 over 2. सही है? जी सर. तो ज्योमेट्रिक सीरीज की बाउंड भी हमें पता है, इट इज बाउंडेड बाय द लार्जेस्ट टर्म, और इस केस में लार्जेस्ट टर्म पहली टर्म है 1. और लेकिन अगर हम एग्जैक्ट सम की तरफ जाएं तो ज्यादा आसानी है कि हम अगर इसको एक्सपेंड करके इन्फिनिटी पे ले जाएं. यानी एफ ऑफ एन बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा? इस नंबर से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, इस नंबर से नीचे रहेगा, और ये नंबर इटसेल्फ 2 है, which means f of n is bounded by a constant. सही है? जी सर. जी सर. यस सर. ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप लिमिट लगाएं और आप कहें ओके लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f of n ओवर g of n, तो आप देखेंगे कि ये जो f of n है जब n इंफिनिटी पे जाएगा this will approach to 2, so 2 over log of n to the 5, और ये exactly 2 नहीं होगा, something smaller than 2 है, लेकिन अगर हम bigger value भी लगा लें तो bigger value 2 बनती है, still it tends to 0. 2 से अगर कोई छोटी वैल्यू होगी जो एग्जैक्ट वैल्यू बिलफर्स होगी f of n की, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है f of n की वो 2 से छोटी है, अगर हम वो लगाएंगे तो ये तब भी 0 पे जाएगा, लेकिन अगर हम बड़ी वैल्यू लगा दें 2 इन दिस केस तो ये तब भी 0 पे जा रहा है, which means कि g of n is bigger, so we can write this in this form, little o of g of n. Okay? यस सर. यस सर. So, and there are multiple ways of solving these kind of questions. These, जो मैंने अभी present किया, there is one way. There are multiple ways of solving these questions. But that's an easier way. Applying limit is an easier way. आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो आपके लिए important होंगी याद रखने के लिए हमेशा कि आपको लिमिट टेस्ट ही लगाना चाहिए. स्टार्ट में आपको लिमिट टेस्ट लगा लेना चाहिए to understand के how it work. But then you should notice the following things जो आप हमेशा प्रूफ कर सकते हैं लिमिट टेस्ट से, लेकिन अगर इनको आप मेमोराइज कर लें और आप जहन नशीन कर लें तो ये चीज़ें आसान होंगी. ये क्या है? ये फलां, ये मैं लिखने लगा हूँ. कोई भी कांस्टेंट जो होता है पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट ये हमेशा असिम्प्टोटिकली छोटा होता है लॉग से, और लॉग की कोई भी बेस ले लें डजंट मैटर, असिम्प्टोटिकली ये छोटा होता है लॉग से, और लॉग जो होता है ये असिम्प्टोटिकली छोटा होता है पोलिनोमियल से, और जो पोलिनोमियल होता है ये असिम्प्टोटिकली छोटा होता है एक्सपोनेंशियल से. ओके? जी सर. ये आपने याद रखना है, यानी लॉग की जो मर्जी बेस हो लॉग कांस्टेंट से बड़ा होता है, लॉग की जो मर्जी बेस हो लॉग पोलिनोमियल से छोटा रहेगा, और पोलिनोमियल जितना मर्जी बड़ा हो वो एक्सपोनेंशियल से छोटा रहेगा. सो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी फिगर आउट करने में कि अगर मैं दो फंक्शन आपको दूं तो आप आई बॉल से जस्ट विद अ ग्लैंस आप बड़ी क्विकली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा फंक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है. ओके, अच्छा. इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं. लॉग खुद हो या लॉग की कोई पावर हो, बहुत बड़ी पावर, स्टिल ये पोलिनोमियल से छोटा है.
ये बड़ी अजीब बात है, ये मैं आपको समझाता हूँ ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी मैं n ले लूँ 0, सो यहाँ पे मुझे कुछ बताना, a जो है वो 0 से बड़ा होगा, b जो है वो 1 से बड़ा होगा, और k कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। As long as a is greater than 0 and as long as b is greater than 1, this formula hold or this relationship holds. तो ये रिलेशनशिप की सेंसिटिविटी अगर आप देखें तो ये है कि अगर मैं log n लूं तो ये असिम्प्टोटिकली छोटा होगा, यानी इट इज लिटिल o ऑफ n रेज टू द पावर a। अब ये a बहुत छोटा हो सकता है, ये रियल नंबर हो सकता है और बहुत छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है लेकिन बहुत छोटा। आमतौर पे हम सोचते ही हैं कि n रेज टू द पावर एक बहुत छोटा नंबर लेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत छोटा होता जाएगा, लेकिन ये जितना भी छोटा हो जाए फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n, log n से ये बड़ा होगा। मेक सेंस? जी सर। और ना सिर्फ ये, अगर आप log n की कोई पावर ले लें, लेट से 2000 या 20,000, ये स्टिल बड़ा होगा। ये बड़ी अजीब बात है, यानी log n इतना स्लोली ग्रो करता है और इसकी पावर्स भी इतनी स्लोली ग्रो करती हैं कि एक पोलिनोमियल इवेंचुअली उनको बीट कर जाता है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि आमतौर पे पोलिनोमियल जब आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या कैलकुलस वगैरह में पोलिनोमियल पढ़ा था तो वहाँ पे आप अज्यूम करते थे कि जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो एक इंटीजर होती है। यहाँ पे एल्गोरिथम्स एनालिसिस के अंदर हम पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो रियल नंबर भी अज्यूम कर सकते हैं। सो द डिग्री कैन बी अ रियल नंबर। यस? यस सर। we will still call it a polynomial. So ये एक बड़ी अजीब बात है कि as long as a is bigger than 0, no matter how small it is going to keep n raised to the power a bigger than log n. And not only log n, even if you take any power of log n, as long as this power is constant, it is not n or any function of n. So ये तो एक बात है जो बड़ी आपको याद रखना जरूरी है कि लॉग हो या लॉग की कोई पावर हो, वो पोलिनोमियल से बेहतर है हर लिहाज से, असिम्प्टोटिकली। ठीक है जी? ओके सर। जो जो दूसरी बात है वो ये, b इज ग्रेटर देन 1, विच मीन्स कि आप ले लें 1.00001, ये बहुत छोटी बेस है, और इसकी पावर ले लें n। बेस अगर वो आपकी 1.00 यानी बड़ी छोटी सी बेस हो, 1 से बड़ा करना है तो बहुत छोटी बेस ले लिया, तो ये वैल्यू बहरहाल असिम्प्टोटिकली बड़ी होगी अगर आप पोलिनोमियल ले लें, लेट से exponential is still bigger for larger values of n। तो ये आपने याद रखना है कि जहां तक मुमकिन हो सके अपना कोड अगर आपने बहुत तेज करना है, और अगर आप लकी हों, जो नॉर्मली होगा नहीं, तो वो कोड आप कोशिश करें कि कांस्टेंट टाइम में आप लिख सकें। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता कि कोड को कांस्टेंट टाइम में लिखें, क्योंकि कोड जो भी होगा उसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशंस होंगी, मोर और लेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग केसेस, एक्चुअली इन ऑल ऑफ द इंटरेस्टिंग केसेस, वो n पे डिपेंडेंट होगी और n का कोई लूप या कुछ इस तरह की बीच में होगी। सो ये नॉर्मली अचीवेबल होता नहीं है कांस्टेंट टाइम में कोड लिखना। ये ऐसा कोड जो जिसका रनिंग टाइम कांस्टेंट हो, नॉर्मली अचीवेबल नहीं होता। अगर ऐसा ना हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह से लॉजिक बनाएं कि वो कोड आपका लॉग में रहे या लॉग की किसी पावर में रहे, दैट इज स्टिल बेटर। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी पोलिनोमियल में आ जाएं, दैट इज बेटर देन एक्सपोनेंशियल। क्योंकि अगर आप एक्सपोनेंशियल में आ गए तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा आपका प्रोग्राम कभी रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू, इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड इट मे टेक इयर्स एंड स्टफ। सही है? यस सर। सर ये जो लास्ट लाइन में आपने लेस देन लिखे, लेस देन कैसे होगा? बड़ा नहीं होना चाहिए n वाली साइड? फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इवेंचुअली बड़ा हो जाएगा, और इसको लिमिट्स के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। छोटी वैल्यूज ऑफ n के लिए ये वैल्यू बड़ी होगी, इट मेक सेंस, बट एज n ग्रोज एक्सपोनेंशियल जो है ये इवेंचुअली बीट कर देगा इसको।
ओके ओके सर, मतलब ये जो n की पावर है ये कोई कांस्टेंट है? n की पावर कांस्टेंट है, n की पावर कांस्टेंट है, ये जितना मर्जी बड़ा नंबर हो ये है कांस्टेंट। ओके ओके ग्रेट। अच्छा यहाँ पे मैं ज़िम्नन एक दो और चीज़ें भी अर्ज करता चलूँ, वो ये कि अगर आपने दो पोलिनोमियल्स को कंपेयर करना हो, n रेज टू द पावर a1 एंड n रेज टू द पावर a2, तो इनमें से अगर if a2 is bigger or equal to a1, तो फिर this value will be asymptotically larger. So अगर दो पोलिनोमियल्स कंपेयर करने हो तो बहुत आसान है, जिसकी डिग्री बड़ी है वो बड़ा है। यस जी सर। ओके। सिमिलरली अगर आपने दो एक्सपोनेंशियल्स कंपेयर करने हो, b1 रेज टू द पावर n एंड b2 रेज टू द पावर n, सो जिसकी बेस बड़ी है वो बड़ा है। So if b2 is bigger or equal to b1, then so अगर दो एक्सपोनेंशियल्स कंपेयर कर रहे हैं तो जिसकी बेस बड़ी है वो एक्सपोनेंशियल बड़ा है। लेकिन अगर आप दो लॉग्स को कंपेयर कर रहे हैं, log n to the base a and log n to the base a1 and a2, तो बेसिस जो मर्जी हो, लॉग्स जो होते हैं ये दोनों आपस में असिम्प्टोटिकली इक्वल होते हैं। यस क्लियर है जी? सर ये लॉग वाली बात रिपीट करो। जी मैं ये कह रहा हूँ कि द बेस ऑफ द लॉग इट जस्ट प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट मल्टीपल, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लॉग की बेस डिफरेंट होने की वजह से एक लॉग दूसरे लॉग से बड़ा नहीं होता, असिम्प्टोटिकली इक्वल रहता है। हालांकि ये बात डिफरेंट है पोलिनोमियल के केस में और एक्सपोनेंशियल के केस में। पोलिनोमियल के केस में अगर पावर बड़ी होगी तो वो पोलिनोमियल भी बड़ा होगा। एक्सपोनेंशियल के केस में बेस अगर बड़ी होगी तो वो पोलिनोमियल वो एक्सपोनेंशियल भी बड़ा होगा। लेकिन लॉग के केस में अगर बेस कम या ज्यादा है तो लॉग बड़ा या छोटा नहीं होगा। असिम्प्टोटिकली लॉग्स आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स, log of n to the base 2 is asymptotically equivalent to log of n to the base 10 or any other base. Base does not improves or base की वजह से asymptotically log n जो है वो किसी दूसरी बेस वाले log n से बड़ा या छोटा नहीं होता। yes यस सर। और फाइनल एक बात कि ऑल्दो के दो लॉग्स बेस की वजह से छोटे या बड़े नहीं होते, अगर लॉग की कोई पावर हो और अगर ये लॉग की पावर हो तो इस फंक्शन को कहते हैं पोली लॉगरिदमिक फंक्शन। ये एक मुश्किल लफ्ज है, पोली लॉगरिदमिक फंक्शन। पोली जैसे ये पोलिनोमियल होता है क्योंकि ये पावर में कोई कांस्टेंट है तो पोली वहां से, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, ये किसी वेरिएबल का नहीं है, ये लॉग की कोई पावर है, इसलिए इस फंक्शन को कहते हैं पोली लॉगरिदमिक। अगर आप दो पोली लॉगरिदमिक फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हो, यानी दो लॉगरिदम्स हों और दोनों लॉगरिदम्स की कोई डिफरेंट पावर्स हों, तो अब बेस को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जिसकी पावर बड़ी है वो बड़ा है। यस जस्ट लाइक हियर। यानी आप यूं समझ लें, अगर मैं इसको इस डब्बे में लिखूं, log n to the base, log n raised to the power of 5 and log n regardless of the base, जो मर्जी बेस हो, log n to the base 10, so ये 10 वाला बड़ा होगा। ओके चाहे आप बेस जो मर्जी ले लें, यहां पे आप बेस ले लें a1, यहां पे आप बेस ले लें a2, डजंट मैटर। ये चार्ट सा समझ में आ गया? ये वो चीजें हैं जो आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। आप बड़ी अच्छी बात है, इनको प्रूफ भी कर लें आप, लिमिट के जरिए आसानी से प्रूफ हो जाते हैं, इनमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रूफ चाहे आप कर लें चाहे आप प्रूफ के बगैर इन रिजल्ट्स को ज़हन नशीन कर लें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ओके ओके सर। जी सर।
जी, और कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी। या अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो मिड टर्म आपका आ रहा है, इफ यू वांट समथिंग टू बी रिवाइज्ड और एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, so we can have that discussion too. It's your call. सर ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है सर, इसमें वो हम के की वैल्यू क्या लेट करेंगे? Question number 9 part 2. Okay, let me solve this. मैं इसको solve कर दूं आपके साथ मिलके। जी सर। So the question is t of 1 is some constant and t of n is basically t of 9n over 10 plus c2n. Let me rewrite the same thing here क्योंकि हमें substitution भी करनी है। Some t of 9n over 10 plus c2n. Okay, so what we do here is we write t of n is equal to the value of this thing plus c2n. और वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर यहाँ पे आप n की जगह पे 9n over 10 लगा दें, so you get t 9 over 10 into 9 over 10 n plus c2 9 over 10 n. Make sense? जी सर। So that brings 9 over 10 square, sorry. That actually brings t of 9 over 10 square n plus 9 over 10 c2n. Make sense? जी सर। So this becomes t of 9 over 10 square n plus 9 over 10 c2n plus c2n. Yes? Yes sir। Okay, let's do one more substitution and we get t of n as a value and plus 9 over 10 c2n plus c2n. So let's see what that value is. Now we are going to evaluate this over on 9 square over 10 square. So let's just write in the square form. What if this is 9 square over 10 square? So we will be having 9 square over 10 square everywhere. Yes? Yes sir। So this will become t of 9 over 10 cube n plus 9 over 10 square c2n. And if you expand it, you get t of n equals to t of 9 over 10 cube n plus 9 over 10 square c2n plus 9 over 10 c2n plus c2n. Yes? Yes sir। And if I write the general form, or my general form next slide पे लिखने जा रहा हूँ. If I write the general form looks like the following. This t of n is equal to t of 9 over 10 raised to the power k n plus 9 over 10 raised to the power k minus 1 c2n plus 9 over 10 raised to the power k minus 2 c2n down to
9/10 C2n plus C2n. Yes? This is the general form of this thing. अब रिकरियन खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो t of 9/10 kn है ये एक्चुअली बन जाए t of 1, ताकि हम रिकरियन को एलिमिनेट कर सकें. सो वी रियली वांट द बेस केस इन प्लेस. उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो वैल्यू है ये 1 पे मैप हो. सो 9/10 रेज़ टू द पावर k n अगर ये 1 के इक्वल हो तो k की वैल्यू क्या होगी? मेक सेंस? जी सर। जी सर। ओके. सो इसके लिए अगर हम 9/10 रेज़ टू द पावर k इसको लिखते हैं 1/n. यस, ये n जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना. जी सर। और उसके बाद यहीं से अगर हम दोनों फ्रैक्शंस को इन दोनों फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल ले लें, वी विल बी हैविंग 10/9 रेज़ टू द पावर k एंड दैट इज इक्वल टू n/1 या n. यानी हम इनका भी रेसिप्रोकल ले लें और लेफ्ट साइड का भी रेसिप्रोकल ले लें, वी गेट द सेम थिंग. यस. जी सर। नाउ अब अगर हम लॉग लें, लॉग ऑफ n, अगर हम दोनों साइडों पे लॉग लें और उसकी बेस रखें 10/9, सो लॉग बेस 10/9, दिस 10/9 इज अ बेस. और अगर हम ये लॉग लें ऑफ 10 सर फ्रैक्शन में भी हो सकती है बेस? भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. बेस फ्रैक्शन में भी हो सकती है, बिल्कुल. ओके सर। पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक्चुअली 1 से बड़ी होनी चाहिए. बेस 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10/9 वैल्यू जो है 1 से बड़ी है. ठीक है. ओके सर। तो अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास k आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास है log ऑफ n टू द बेस 10/9. सो यहाँ पे जो k की वैल्यू निकलेगी भी निकलेगी log n, लेकिन उसकी बेस होगी 10/9. ओके. ओके सर। जी सर। अब अगर मैं tn को देखूं, सो tn will appear like following. t of n is t of 1 plus 9/10 raised to the power log of n to the base 10/9 minus 1 times c2n plus 9/10 raised to the power log of n 10/9 minus 2 c2n down to c2n. Make sense? These are values of k जो मैंने अभी निकाली हैं. ये k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है और मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है जो पहले लिखा हुआ था, k-1, k-2 and so on. Yes? जी सर। Okay. So this becomes basically c1 और इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूं और c2n कॉमन ले लूं, रिवर्स करके लिखूं तो दैट बिकम्स 1 plus 9/10 plus 9/10 square 9/10 raised to the power log of n to the base 10/9 minus 1. That's the series. Yes? अगर आप Yes. अगर इसको आप रिवर्स फॉर्म में देखें ऐसे, अगर इसको आप रिवर्स फॉर्म में देखें इस तरह से और c2n कॉमन ले लें, यू गेट दिस रिजल्ट. So far so good? जी सर। Okay, what is this series? Anybody? ज्योमेट्रिक। And what is the bound of geometric series?
1. The largest term. Okay. What is the largest term in this series? 1. 1. This is the largest term. Every other term is smaller. So theta 1 means some constant. So that becomes C1 plus C2n times some constant, which eventually becomes theta n. That's the result. Okay? Okay, sir. Any other question? सर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना इसका पार्ट 5 उसकी भी सीरीज सॉल्व नहीं हो रही थी. Part 5. Oh, that's complicated. Part 5 की सीरीज जो है ये complicated है, खासी complicated है. So जी सर. पार्ट 5 को आप वक्ती तौर पे पार्ट 5 को स्किप कर सकते हैं अगर इसकी सीरीज प्रॉब्लम कर रही है. मैं हो सकता है सीरीज से, लेकिन ये सीरीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी. ये इंशाल्लाह जब मैं मास्टर मेथड आपको करवाऊंगा या मास्टर थ्योरम करवाऊंगा तो उससे इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. लेकिन जो लोग इसको सीरीज से करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई मार रहे हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है सीरीज की. इसकी सीरीज आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल बनती है. ठीक है जी. सो वक्ती तौर पे आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसकी सीरीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. एनीथिंग एल्स? जी, मेरा ख्याल है रिकरियंट ट्री का एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं. फिर मिड टर्म के बाद इंशाल्लाह मास्टर थ्योरम शुरू करेंगे या मास्टर मेथड शुरू करेंगे. ठीक है जी सर. ओके. सो लेट्स राइट some, let's say t of n over 6 plus t of n over, let's say 3 plus t of n over 2 plus, let's say, theta n square. Let's say this is t of n, and let's say t of 1 is some constant. Theta 1 represents a constant. Okay? Theta 1 means some constant. So how to solve this? Well, पहली बात तो ये कि इसको हम रिकरियंट ट्री से करेंगे. सो आप ज़रा गौर से देखिए कि रिकरियंट ट्री जो भी बनेगा उसकी जो भी फॉर्म होगी, 3 ब्रांचेस, फिर इसकी 3 ब्रांचेस, फिर इसकी 3 ब्रांचेस, फिर इसकी 3 ब्रांचेस, फिर हर एक की 3 ब्रांचेस एंड सो ऑन. तो आप देखेंगे कि कोई ब्रांचेस होंगी जो जल्दी खत्म हो जाएंगी, कोई ब्रांचेस होंगी जो देर से खत्म होंगी. सो अगर मैं इस रिकरियंट ट्री को देखूं जस्ट लाइक जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो इस रिकरियंट ट्री के कोई तो लेवल्स होंगे जो मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स होंगे जहां तक कोई लीफ नहीं आएगा. लेट मी कॉल दिस एज मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स, लेट्स से L1. और फिर कुछ लीव्स ट्रिम होना शुरू होंगे और कभी कोई ट्रिम हो जाया करेंगे, कभी कोई ट्रिम हो जाया करेंगे, और इस लीव के मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स भी होंगे जहां पे आखिरी लीव जाके आएगा. लेट मी कॉल द नंबर ऑफ लेवल्स दैट आर मैक्सिमम. Let me call these levels as L2. So L1 is the minimum number of levels. So पहला लीफ जहां पे आएगा कितने लेवल्स के बाद आएगा, that is L1. And L2 जहां आखिरी लीफ आएगा और उसके बाद कभी कोई लीफ नहीं आएगा. L1 तक ये ट्री प्रॉपर बुशी ट्री होगा और बड़ा ये छतरी की तरह बैलेंस होगा, लेकिन उसके बाद इसकी ट्रिमिंग शुरू हो जाएगी. कोई ब्रांच कभी खत्म होगी, कोई देर से खत्म होगी, कोई एंड सो ऑन. लेकिन वो आखिरी लीफ जो है, इट अपीयर्स एट oh sorry, this is K2, L2. I should have written L2 here. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर. So अगर आपके पास डिविजन्स वो इस तरह से हों कि अगर आपके पास एक टोटल रॉड है या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जो n है,
और उसमें आप n/6 पोर्शन जो है, यानी छठा पोर्शन, उसके 6 हिस्से अगर बनाएं तो छठा पोर्शन एक स्टूडेंट को दे देते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एनालॉजी बताई थी। और उसके अगर 3 हिस्से बनाए तो 1/3 उसका, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा एक स्टूडेंट को दे देते हैं। और अगर पूरे के 2 हिस्से बनाए तो उसका आधा जो है, यानी पूरे रॉड का, इसको यूं समझ लें, पूरे रॉड का आधा हिस्सा एक स्टूडेंट को चला गया n/2, ठीक है। और पूरे रॉड का जो n/6 पोर्शन है, यानी 1/6 पोर्शन, वो एक स्टूडेंट को चला गया। और 1/3 पोर्शन एक स्टूडेंट को चला गया। और कुछ पोर्शन जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, यानी कुछ पोर्शन n का ये था जो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। सो ये पूरा n नहीं है, ये n के कुछ हिस्से हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रांच है जिसमें हर दफा हाफ हो रहा है, ये ब्रांच सबसे एंड पे खत्म होगी। यानी जिस स्टूडेंट को आपने हाफ दिया, उस स्टूडेंट ने फिर 3 हिस्से बनाए, और जिस स्टूडेंट को उसने हाफ दिया उसने फिर 3 हिस्से बनाए, और उसने जिसको फिर हाफ दिया, एंड सो ऑन। ये सबसे एंड पे खत्म होगा। एज कंपेयर टू जिस स्टूडेंट को पहले ही छठा हिस्सा मिला, यानी 6 हिस्सों में से एक हिस्सा मिला, छठा हिस्सा, विच इज अराउंड विच इज लेस देन 20%, 20% से भी कम मिला। छठा हिस्सा मिला, फिर उसने आगे अपने छठे हिस्से में के 6 हिस्से किए, और उसका एक छठा हिस्सा एक स्टूडेंट को दिया, एंड सो ऑन। दैट ब्रांच will actually finish very quickly, and all other branches, they will finish intermediate. Make sense? यस सर। जी सर। So इसमें एक तो पैटर्न ये चल रहा होगा n/6 raised to the power k वाला, एक पैटर्न ये चल रहा होगा। एक पैटर्न चल रहा होगा t of n raised to the power 3k वाला, और एक पैटर्न चल रहा होगा t of n raised to the power 2k वाला। सही है। और ये k डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल्स होंगे। ये जो वैल्यू है ये 1 पे सबसे जल्दी पहुंचेगी, और उसके लिए जो k की वैल्यू होगी वो log of n to the base 6 होगी। और ये जो वैल्यू है ये सबसे देर से 1 पे पहुंचेगी, और जब ये 1 पे पहुंचेगी तब यहाँ पे इस केस में लेट मी कॉल दिस एज k1, लेट मी कॉल दिस एज k2, एंड लेट मी कॉल दिस एज k3। सो यहाँ पे जो k3 की वैल्यू है वो होगी log of n to the base 2। सो इस ट्री, ये जो भी ट्री एक्सपैंड होके बनेगा, इसके जो मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स हैं, यानी जहां पे पहला लीफ जाके आएगा, जहां पे कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, मजीद डिवाइडेबल नहीं होंगे, पहला लीफ जब आएगा एटलीस्ट आपको log n to the base 6 स्टेप्स नीचे जाना पड़ेगा, और आखिरी लीफ जब आएगा आप तब log n to the base 2 स्टेप्स जा चुके होंगे। ये जो है ये ब्रांच बीच में कहीं पे खत्म हो जाएगी डिपेंडिंग। So this is the fastest decaying pattern. This brings the slowest decaying pattern among these 3 patterns. Yes? जी सर। जी सर। Okay. अब इस ट्री के जो मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो हैं log n to the base 6। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स हैं जो हम अज्यूम कर सकते हैं दैट इज log n to the base 2। सो हम कह सकते हैं कि इस ट्री के जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं थीटा फॉर्म में, दे आर log n, क्योंकि बेस ऑफ द लॉग डजंट मैटर। अगर आपको बताना हो कि ये जो भी ट्री है इसके लेवल्स कितने हैं, तो बजाय ये कि बताएंगे यार इसका मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स इतने हैं, मैक्सिमम इतने हैं, आप उसको बता दें यार अगर मिनिमम और मैक्सिमम में यानी सिर्फ बेस का फर्क है, लॉग की बेस का, तो आप बता सकते हैं देयर आर टोटल थीटा log n लेवल्स। यस? जी सर। जी ओके। सर मतलब हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप लेवल्स टोटल निकाल सकते हैं कि लेवल्स कितने होंगे, लेवल्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी सीरीज का सम तो करना है। नॉर्मली होता ये है जब आप रिकरियंट ट्री बिल्ड करते हैं तो रिकरियंट ट्री में जब हर लेवल का सम करते हैं ना तो वहां पे एक सीरीज आ जाती है जिसको इवेंचुअली सॉल्व करना होता है। लेकिन इस सीरीज की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं ये कई दफा एक क्वेश्चन होता है। तो कई लोग ये करते हैं कि वो पहले उसको सॉल्व करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स लगा के, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स लगा के। जब मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स लगाते हैं तो बिग ओ के लिए सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स लगाते हैं तो बिग ओमेगा के लिए सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं अगर बिग ओ का रिजल्ट और बिग ओमेगा का रिजल्ट जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर दोनों सेम हो तो थीटा निकालते हैं। इसका एक अल्टरनेट तरीका, आसान ये तरीका ये है कि आप 2 डिफरेंट लेवल्स अज्यूम ही ना करें। अगर दोनों लेवल्स जो हैं वो एसिम्प्टोटिकली सेम है
तो आप बता दें कि मेरे ट्री के जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं दे आर थीटा लॉग एन। अगर सिर्फ बेस का फर्क है तो असिम्प्टोटिकली दैट फर्क डजंट मैटर। यस। ओके सर। तो अब आप जो भी लेवल वाइज इनके सम करेंगे उसकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी थीटा लॉग एन, यानी लॉग एन टाइम सम कांस्टेंट। ओके ओके सर। जी सर। और यहां पे मैं आपको एक डेफिनेशन भी बता दूं, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ी होगी बैलेंस्ड ट्री, आपने वहां पे पढ़ा होगा बाइनरी सर्च ट्री, रिमेंबर एवीएल ट्री, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? जी सर। जी सर। जी सर। जो बाइनरी ट्रीज होते हैं, खसूसन जो डेटा स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाए गए होंगे वो बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं। और जो बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं उनको बैलेंस रखना है, एक कह लें कि रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो बैलेंस रहेंगे तो सर्चिंग टाइम जो है वो लॉग एन में रहता है, अगर वो बैलेंस रहेंगे तो। अगर इंसर्शन के दौरान जब आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं ट्री के अंदर, अगर इंसर्शन के दौरान वो अनबैलेंस्ड हो जाए तो उसका जो सर्चिंग टाइम है वो जरूरी नहीं है लॉग एन पे रहे। इसलिए मुख्तलिफ ट्रीज होते हैं, एक एवीएल ट्री होता है, एक रेड ब्लैक ट्री होता है, और भी कई ट्रीज होते हैं जो ये सर्चिंग को काफी तेज करते हैं। जब आपको ट्रीज पढ़ाए गए थे, नॉर्मली जब एवीएल ट्री पढ़ाया गया था, आई एम अज्यूमिंग कि आपको एवीएल ट्री ही पढ़ाया गया होगा, नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर्स में एवीएल ट्री ही नॉर्मली पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे मजीद ट्रीज को टच करने का टाइम कई दफा नहीं मिलता। तो एवीएल ट्री में आपको बताया गया था कि ये ट्री बैलेंस होगा अगर दो लीव्स के दरमियान जो लेवल डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा ना हो, अदरवाइज वो अनबैलेंस हो जाता है। ऐसा ही जी सर। एवीएल ट्री के अंदर जो बैलेंसनेस आप डिफाइन करते हैं, एक्चुअली उसको बैलेंसनेस नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए एवीएल प्रॉपर्टी। अगर दो लीव्स के दरमियान जो लेवल डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा हो तो एवीएल प्रॉपर्टी ब्रेक होती है, बैलेंसनेस ब्रेक नहीं होती, वो ट्री बैलेंस रहता है। क्योंकि बैलेंस ट्री की डेफिनेशन बड़ी फर्क है। अ ट्री इज कॉल्ड बैलेंस्ड इफ द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स आर थीटा लॉग एन, और टोटल नंबर ऑफ लेवल्स को हाइट ऑफ द ट्री भी कहते हैं। अगर किसी ट्री की हाइट, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, अगर किसी ट्री की हाइट या टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, if that is theta log n, it's a constant multiple of log n, then the tree is called balanced. Regardless of कि उसके दो लीव्स के दरमियान डिस्टेंस जो है, लेवल वाइज डिस्टेंस, वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो डिस्टेंस इवेंचुअली अगर log n के किसी बेस की फैक्टर से ज्यादा नहीं है तो स्टिल दैट इज कॉल्ड बैलेंस। अब बैलेंस ट्रीज के अंदर एवीएल ट्री एक ट्री है, रेड ब्लैक ट्री है, बी ट्रीज हैं, और काफी सारे ट्रीज आते हैं जिनकी हर एक की एक बैलेंस को कायम रखने की एक प्रॉपर्टी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि यार अगर मैं दो लीव्स के दरमियान लेवल डिफरेंस 1 से ज्यादा होने ही दूंगा तो ये बैलेंस ही रहेगा इवेंचुअली। यस, वो बैलेंस रहेगा। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लेवल डिफरेंस निकालना शुरू कर दें तो वो ट्री जो है वो मुमकिन है अनबैलेंस्ड होना शुरू हो जाए। सो ये एवीएल प्रॉपर्टी है जो उसको बैलेंस रखती है। ये उसका बैलेंस डिफाइन ऐसे नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। सो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन बैलेंस ट्री तो आपने कहना ट्री विद हाइट लॉग एन, थीटा लॉग एन, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस ट्री, दैट्स इट। AVL tree is one kind of balanced trees, there are so many other trees. और ये जो AVL प्रॉपर्टी है कि दो नोड्स, दो लीफ नोड्स के दरमियान लेवल डिफरेंस 1 से ज्यादा ना हो, ये प्रॉपर्टी उसको बैलेंस रखने में मदद देती है। ये प्रॉपर्टी बैलेंसनेस डिफाइन नहीं करती। समझ रहे हैं? अगर आप इस प्रॉपर्टी पे फोकस रखेंगे तो ट्री बैलेंस रहेगा लाजमी तौर पे। अगर फोकस नहीं रखेंगे तो चांसेस है कि ट्री अनबैलेंस हो जाए और आपको पता भी ना चले। लेकिन ये प्रॉपर्टी ये नहीं है कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वायलेट हुई कि दो नोड्स के दरमियान जो लेवल डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा हो गया तो अब AVL प्रॉपर्टी ब्रेक हुई है। जरूरी नहीं है कि वो अनबैलेंस हो चुका हुआ है। यस? जी सर। ओके, तो डिस्कशन थोड़ी सी ये बैलेंस ट्रीज की तरफ निकल गई। इंशाल्लाह बैलेंस ट्रीज को हम मजीद तफसील से देखेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की कुछ रिवीजन करेंगे, हैशिंग वगैरह पढ़ेंगे, तो तब मैं बैलेंस ट्रीज के साथ आपको कंपैरिजन इसके करवाऊंगा, बाइनरी सर्च ट्रीज और इस तरह की चीज़ें हम रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये फ्रूटफुल था कि जब आप ट्री को एक्सपैंड कर रहे हो तो आपको पता चले
कि जो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी होंगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस ट्री बैलेंस बनेगा और उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो log n होंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, इस रिकरियन को। So let me rewrite this recursion again on the next slide. T of 1 is equal to C1 and T of n is equal to T of n over 6 plus T of n over 3 plus T of n over 2 plus C2n. Okay? Yes? जी सर। Okay, so first of all, I can write this thing as here C2n plus T of n over 6 plus T of n over 3 plus T of n over 2. Is that okay? जी सर। Okay. Then what I can do, I can just replace the value of T of n over 6 here. So what's the value of T of n over 6? For that, I really want to find out the value of T of n over 6. So at the place of n, I just write n over 6 everywhere. Make sense? Yes? जी सर। So this value becomes C2 n over 6, then 3 calls. Let me write those 3 calls. In those 3 calls, one of them is T of n over 6 square. Another call is T of n over 18. Another call is T of n over 12. Yes? जी सर। Now, maybe I want to replace the value here of this value, T of n over 3. And for that, I replace all these things with 1 over 3 rather than n over 6. So it becomes roughly, if I use a different color, it becomes n over 3 into 3, 3 square into 3, and this becomes over 3. Yes? जी सर। So this gives C2 n over 3 plus 3 calls. Oh, that was square. I just missed that thing. That was square. Yes, it was square. It was not just n. It was square. So my bad. It's square everywhere. Yeah. सही है जी? This is square. सही है? जी सर। सर And 3 का स्क्वायर नहीं है, n का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं? n की जगह पे n/3 क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, 3 का भी स्क्वायर आएगा जनाब, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे फिर ये 6 का भी स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सही है जी, थैंक यू। ठीक है, और इसकी 3 कॉल्स होंगी, इसकी 3 कॉल्स होंगी। वो तीनों कॉल्स हम लिख लेते हैं इस कलर में। T of n over 18, T of n over 3 square, and T of n over 6. अब अगर हम इसको रिप्लेस करने जाएं n over 2 को, तो आप देखेंगे कि ये बनेगा, अगर मैं डिफरेंट कलर ले लूं यहाँ से, ये बनेगा C2 n square over 2 square और 3 कॉल्स होंगी। तो वो 3 कॉल्स यहाँ पे हम लिखते हैं। कौन सी 3 कॉल्स बनेगी? मेरा ख्याल आप तो आप देख के शायद बता सकते हैं। वो 3 कॉल्स बनेगी T of n over 12, T of n over 6 and T of n over 2 square. Yes? जी सर। Is that okay? जी सर। Okay.
अब अगर मैं n की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करूं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेट्स सी. It basically becomes what? C2, this value square, and then 3 calls. Yes? Yes, sir. जी सर. And then if I just write this particular thing and just substitute it, you can now see this becomes C2, this value square, and then 3 calls. And similarly, if I move here, I get again C2, this value square, and then 3 calls. And similarly here for all these calls. Yes? Yes, sir. So let me just write the sums at 3 levels. Let me just write for this level. Let me just write what happens at this level, the total sum, then this level, then this level. So for the very first level, so here is the level 1, the very first level, we get C2 n square. Yes? Yes, sir. For the second level, we get C2 n square common, and we get 1 over 6 square plus 1 over 3 square plus 1 over 2 square. Yes? Yes, sir. And for level 3, we have again C2 n square common, and we have 1 over 6 raised to the power 4 plus 1 over 18 square plus 1 over 12 square plus 1 over 18 square again plus 1 over 3 raised to the power 4. आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन के बहुत नीचे है. Are you getting? जी सर, आ रहा है. 1 over 6 square plus 1 over 12 square plus 1 over 6 square again plus 1 over 2 raised to the power 4. Okay? Yes? जी सर. और ये इसी तरह से आगे आप देखेंगे कि ये आगे अगले लेवल पे भी ये चलता चला जाएगा. लेकिन बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट लेवल, ये क्या हुआ? ये कहाँ गया? आई डोंट नो. ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा लिख देता हूँ. So level 1 is C2n, then we have C2n common. We have 1 over 6 square plus 1 over 3 square plus 1 over, I guess, 2 square. Is that correct? Yes. And then we have a lot of other things. Yeah. So for level 3, we have C2n plus 1 over 6 raised to the power 4 plus 18, 12. We then have 18, 3 square, 6. We then have 12, 6, and 2 square. Yes, and we have several other levels as well. Clear? Excuse me, sir, ये C2n sphere नहीं आना? Oh yes, this is C2n square. Sorry, that's my bad. Thank you. This is C2n square. Yes. Okay. जी सर.
ओके, दो काम करते हैं आप में से, बल्कि सारे लोग ये वैल्यू निकालें क्या बनती है, बहुत बड़ी वैल्यू है, एलसीएम वगैरह लेके। ये 24 नहीं है, 2⁴ है ये वाला। मैं ये वाली वैल्यू निकालता हूँ क्या बनती है, ताकि हमें किसी पैटर्न का अंदाजा हो। सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, एलसीएम्स वगैरह लेके। सो लेट्स सी, 1/36 plus 1/9 plus 1/4. So the LCM is 36. That's the LCM. And so this is 1 plus 4 plus 9, and that becomes 9 plus 4, 13, and 14. That becomes 14/36. This is the result. Yes? जी सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। ये दूसरे का जरा निकालिएगा, ये नीचे वाले का। और इस 14/36 को हम लिख सकते हैं 7/18। यस जी सर। जी। ये नीचे वाला जरा एलसीएम लें, और ये सारा ये काफी गंदा है, आपको कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। देखें जरा क्या आता है। मैं 1-2 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या निकालते हैं आप। और ये फ्रैक्शन में निकालिएगा। चले पॉइंट्स में भी निकाल लें तो निकाल लें, पॉइंट्स में निकाल लें। आई मीन जस्ट ये सारा पॉइंट्स में निकाल लें। अगर आप फ्रैक्शंस में नहीं निकालना चाहते, जस्ट कैलकुलेटर लें और देखें पॉइंट्स में ये वैल्यू क्या आती है। अगर कोई गलती है तो वो भी दुरुस्त कर लीजिएगा इसके लिखने में ना। देखें जरा क्या वैल्यू आती है। आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। सर कर रहे हैं। ओके जी। जी पॉइंट्स में तो निकाल दें यार कैलकुलेटर से। क्या मुश्किल हो रही है? सर बस 2 मिनट में। चलें ले लें, 2 मिनट ले लें। जी पहुंचे हैं किसी वैल्यू के ऊपर? सर 0.64961 आई है।
0 पॉइंट, सॉरी लिखवाएं जरा। 0.64 हम्म 61। 961 जी। और किसी की वैल्यू भी यही आई है, जरा चेक करें। सर मेरी तो 0.137 है। अच्छा, एक और स्टूडेंट है वो कह रहे हैं मेरी वैल्यू आई है 0.137। ये तो बहुत बड़ा गैप है यार। चेक करें जरा, कोई मसला तो नहीं कर दिया आपने? ये 24 तो नहीं समझ रहे, ये 2⁴ है। चलें एक स्टूडेंट का और वेट कर लेते हैं, किसी और एक का, तो फिर देखते हैं वो कहीं तीसरी कोई डिफरेंट वैल्यू ना लेके आ जाए। अच्छा, ये जो लोग कर चुके हैं जरा एक और वैल्यू कंप्यूट कीजिएगा अपने कैलकुलेटर पे। ये जरा देखिएगा कि 7² / 18² ये किसके इक्वल है? 7² / 18², ये वैल्यू पॉइंट्स में किसके इक्वल है? जरा देखिएगा। या 7/18 होल स्क्वायर, आइदर वे। जी कर रहे हैं सर 0.1513। जीरो, ये वैल्यू यस सर, ऊपर वाले का भी आंसर मेरा यही है। 0.1513। 1513। यस सर, इसका भी आंसर यही ये है ऊपर। यस सर, मेरा यही आया। जी। तो ये असल में आंसर है 0.1513। ये बाकी लोग अपनी मिस्टेक्स चेक कर लें, कहीं पे कोई कैलकुलेटर में गलती कर दी है कहीं पे भी। सो हो ये रहा है बेसिकली, ये फर्स्ट लेवल पे, ये मैं अब यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, हो ये रहा है कि ये सीरीज कुछ इस तरह से बन रही है। फर्स्ट लेवल पे आपके पास C2n² है, सेकेंड लेवल पे आप 7/18 C2n², देन यू हैव 7/18 स्क्वायर C2n² एंड सो ऑन। और ये सीरीज कितने लेवल्स तक जाएगी? ये सीरीज कितने लेवल्स तक जाएगी? log n। log n. Excellent. Log n, because the total number of levels are theta log n. So this will go, the series will go to log n levels. So till log n terms. log n terms. और log n तक जाते जाते जब ये log n पे जाएगी तो सारे के सारे रिकरियंस जो हैं वो रिमूव होकर लीव्स बन चुके होंगे, एंड वी डू नॉट केयर अबाउट दोज C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। यस, सो T of n eventually is actually this series. इस सीरीज का सम क्या है? with some constant C1 + C1 again and so on, doesn't matter. अगर इसमें मैं C2n² कॉमन ले लूं तो ये सीरीज आप देखें, ये कौन सी सीरीज है? आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज की बाउंड क्या होती है? हाईएस्ट इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सी है? 1। 1. So this T of n is actually theta n². That's the result. Clear? Yes? जी सर। Okay, great. So now I guess you have a midterm next week, and I guess midterm week में मेरा ख्याल है क्लासेस तो नहीं होंगी या हो रही हैं? I do not know. नो सर, पेपर ही है बस। क्लासेस नहीं हो रही मिड-टर्म वीक में। सो हम नेक्स्ट वीक में आपका जो पेपर होगा वो पेपर लेने के बाद, और जो दीगर आपके एग्जाम्स हैं उनसे भी जब इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीक जो है हम दोबारा रिज्यूम करेंगे इसको, और तब हम मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे, जो एक आसान तरीका है कुछ ख़ास किस्म की रिकरेंसेस को सॉल्व करने का। वो समझ लें एक फार्मूला सा है जिसको अगर आप रिमेंबर रखेंगे, मेमोराइज करेंगे तो वो खैर उसकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा उसमें मैं शेयर करूंगा।
जो एग्ज़ाम है वो SCB पे होना है या गूगल फॉर्म पे होना है, इस पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ और मैं आपको ईमेल के थ्रू भी वाज़े कर दूंगा और इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मैं वाज़े कर दूंगा कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। आप अपनी तैयारी बस रखें, ठीक है जी। सर शायद काइंडली अर्जेंट ट्री भी आनी है पेपर सॉरी, में। कर दीजिएगा। पेपर में एक अर्जेंट ट्री भी इंक्लूड है। सारा कुछ इंक्लूडेड है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ओके सर। सर काइंडली वो लेक्चर जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा और सर अगर हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं कुछ सैंपल पेपर शेयर कर दीजिएगा कि किस तरीके से हमारे पेपर में MCQs किस टाइप के आ सकते हैं। सैंपल पेपर मैं शेयर नहीं कर सकता, MCQ बेस्ड पेपर होगा। चले मैं इसको देखता हूँ, मैं एक आध सैंपल पेपर बना के आपको छोटा सा 2-4 सवालों का पेपर बना के मैं शेयर करता हूँ। लेकिन चलो सर। शायद शेयर करूँ, शायद शेयर ना करूँ, आई मीन आइदर वे। लेकिन जो